हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम रीट 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये कौन सा एग्ज़ाम है? लेवल 1 का। तो इस लेवल 1 के एग्ज़ाम में जितने भी सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम इस वीडियो के थ्रू एनालाइज करेंगे। और आप लोग मुझे वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए। सो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है। तो पहला है, यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। तो इसमें असत्य पूछा है, तो यहाँ पे क्या आ गया? अद्वितीय होता है, तो यही क्या होगा? असत्य है। हमें ये समझना जरूरी होता है कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है? अद्वितीय, मतलब कि तो दूसरों से क्या होता है? यूनिक होता है। ठीक है, तो पहला वाला तो हमारा सही होगा। और देखते हैं, बच्चा एक एकीकृत रूप में विकसित होता है। हाँ, ये बात तो सही है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या को दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, ये भी सही है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, मतलब कि सिक्वेंशियल रूप से चलती है, तो ये भी सही है। तो केवल कौन सा यहाँ पे असत्य है? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे क्या होगा? केवल ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, डैश तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो क्या होती है? क्या होती है? वृद्धि, विकास, शारीरिक बदलाव या मानसिक परिवर्तन। तो क्या होती है? विकास। विकास कब होता है? जब हम परिपक्व होते हैं और अनुभव के कारण मनुष्य में कैसे परिवर्तन आते हैं? क्रमबद्ध और प्रतिभाशाली परिवर्तन आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? प्राक टोली आयु, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु और खिलौने आयु। तो ये जो सारे ऑप्शन है, सारे के सारे बचपन की विशेषता है, मतलब कि चाइल्डहुड की विशेषता है। चाइल्डहुड का टाइम पीरियड कितने ईयर्स का होता है? 2 to 12 ईयर्स का। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है वो सारे करेक्ट है, तो इसमें कोई भी आंसर जो है वो रॉन्ग नहीं है। ये मतलब क्वेश्चन ही गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकता एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो प्रकृति का मीन्स क्या होता है? हेरिडिटी। पोषण का मीन्स क्या होता है? इन्वायरमेंट। तो ये कौन सा आंसर है? आनुवंशिकता एवं वातावरण। तो इस पर एक डिबेट भी चली थी, हेरिडिटी वर्सेस वातावरण या प्रकृति वर्सेस पोषण। तो इसमें एंड में क्या इसका रिजल्ट निकला था कि जो विकास होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणक रूप होता है। कैसा होता है? गुणक रूप होता है। दोनों ही बच्चे के विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, IQ मतलब कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? 130, 140, 55 या 120। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि मतलब IQ होता है 140 या फिर 140 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक बालक को विशिष्ट महसूस कराने हेतु, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु। ऐसा तो कोई नहीं कहीं पे बात हुई है कि हम छात्रों के बीच के जो व्यक्तिगत अंतर है उनको हम कम करें। हम क्यों कम करें? जो व्यक्तिगत अंतर होते हैं वही तो उन्हें एक यूनिक पर्सनैलिटी देते हैं, वही तो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं, तो हम उनके अंतर को कम क्यों करना चाहेंगे? छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, ऐसा भी नहीं है, समझने के लिए कि छात्र सीखने में असमर्थ या समर्थ क्यों हो रहे हैं। तो यही इसका राइट आंसर है कि ये जानना है कि छात्र को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कि वो चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हैं और वो किस तरीके की चीज़ों को सीख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो इसके लिए सिंपली हमें IQ का फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले IQ = मेंटल एज अपॉन उसकी रियल एज इंटू 100। तो हमें दे रखा है कि उसके IQ में कितने नंबर आए हैं? 75 नंबर आए हैं, और उसकी मेंटल एज हमसे पूछी है, और जबकि रियल एज हमें दे रखी है 16 इंटू 100। अब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, तो ये 16 75 के पास जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। और ये 100 किस में चला जाएगा? अपॉन में। अब इसे हम कट कर देंगे तो काट पीट के क्या आंसर आएगा? 15। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा
15। तो उस बच्चे की जो मेंटल एज है वो कितने ईयर्स है? 15 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। ये सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, थर्स्टन, गिलफोर्ड या थॉमसन? तो ये सिद्धांत किसका है? थॉमसन का। बस यहाँ से आप ये याद रखना कि मानसिक योग्यताओं को प्रतिदर्शन, तो ये किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपी विधि है? निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार या फिर कक्षानक संप्रेक्षण परीक्षण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये सारे जो परीक्षण है जैसे कि रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ये कैसे हैं? प्रक्षेपी या अप्रक्षेपी? ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट कैसे हैं? अप्रक्षेपी विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जो बच्चा खुद क्रिएटिव होता है तो वो कैसे होते हैं? अति सक्रिय, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव, कम बोधगम्य। तो अब जिन बच्चों को कम जानते हैं, जो कम चीज़ों को जान पा रहे हैं, क्या वो बच्चा सृजनात्मक होगा? क्या वो क्रिएटिव होगा? नहीं होगा। अभिसारी चिंतन, अब देखो अभिसारी चिंतन क्या होता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चे के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और उन प्रॉब्लम का वो एक आंसर देते हैं, ठीक है। या फिर ये बननाला टाइप की क्वेश्चन होती है, जैसे कि ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसके सामने आपके एक तरीके से देखा जाए तो आपके सामने 4 इसके ऑप्शन है, तो आपके सामने ये 4 प्रॉब्लम है, उसमें से आपने एक राइट वाले को चुन लिया। तो ये आपकी कैसी थिंकिंग है? ये आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग है, मतलब कि अभिसारी चिंतन है। लेकिन जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है उसमें हम डाइवर्जेंट तरीके से सोचते हैं, बहुत अलग अलग आयामों में जाके सोचते हैं। तो इसका राइट आंसर है अपसारी चिंतन, मतलब कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? समायोजन मीन्स एडजस्टमेंट। तीव्र चिंता, मतलब हर टाइम चिंता ही करते रहो, तो वो बच्चा किस तरीके से अपने आसपास के परिवेश में, अपने वातावरण में और दूसरे बच्चों के साथ समायोजित कर पाएगा। अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, तो ऐसे तो बच्चे तो अपराधी बन जाएंगे, क्या ये समायोजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है बीमारी का डर, ऐसे तो बच्चे डर के रह जाएंगे, वो भी आपस में बातचीत नहीं कर पाएंगे। विक्षिप्त भय एवं चिंता से मुक्ति, मतलब कि उन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं है, वो आराम से दूसरों से बातें करेंगे, घुलेंगे मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? प्रतिभाशाली बालक कैसे होते हैं? अभिव्यक्ति में नव्यता, मतलब कि वो नई नई चीज़ों को अभिव्यक्त करेंगे, ऐसी चीज़ें तुम्हें बताएंगे जो तुमने कभी नहीं सुनी होंगी, और वो चीज़ें फालतू की नहीं होंगी, सुन के आपको लगेगा कि हाँ यार, इस वे में हमने क्यों नहीं सोचा। तो ऐसा तो होता है, वो प्रतिभाशाली बच्चे में ऐसा तो होता है। जिज्ञासा होती है, मतलब क्यूरियोसिटी होती है नई नई चीज़ों को जानने के बारे में, ऐसा है तो क्यों है तो कैसे हुआ, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, तो ये भी प्रतिभाशाली बालक होते हैं। अभी क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो उनका जो इंटेलिजेंस होती है वो और ज़्यादा डेवलप होती है। वार्तालाप प्रिय, अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होते हैं। अति सक्रियता, मतलब हाइपर एक्टिव, तो ये अति सक्रिय भी नहीं होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की क्या क्या विशेषता है? फर्स्ट एंड सेकंड, तो कहाँ है ये? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया? अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, उसमें हमने लगाया था ना फॉर्मूला, IQ = मानसिक आयु अपॉन रियल आयु को हम क्या कह सकते हैं? कालानुक्रमित आयु इंटू 100। तो ये फॉर्मूला किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। देखो विलियम स्टर्न ने केवल इतना फॉर्मूला दिया था, मानसिक आयु बटे कालानुक्रमित आयु, लेकिन उसमें जो इंटू 100 लगा के जो ये अब IQ को फॉर्मूला बनाया जिसको हम आज यूज़ करते हैं, वो किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमान की श्रेणी में आता है। मतलब ये कैसा है? वो औसत या उससे अधिक श्रेणी की जो बुद्धिमत्ता है या IQ लेवल है उसमें आता है। हालांकि पढ़ने, बर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, मतलब वो चीज़ों को सही से पढ़ नहीं पाता है ना। और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में से ग्रेड कैसे थोड़े कम आते हैं, लेकिन उसके गणित में काफ़ी अच्छे ग्रेड आते हैं। तो रवि लेखन कौशल में भी अच्छा है, मतलब कि लिखता भी खूब अच्छा है। तो रवि में अधिक संभावना है
क्या डिसकैलकुलिया हो सकता है? डिसकैलकुलिया किससे होता है? गणित से संबंधित होता है, कि अगर किसी बच्चे को गणित करने में प्रॉब्लम आ रही है, मैथ को करने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उसके मैथ में तो खूब अच्छे नंबर आते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, मतलब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है, पर नहीं, उसके तो लेखन कौशल भी खूब अच्छा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होती है? पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो हमने यहाँ देखा कि उसको पढ़ने में, वर्तनियों का उच्चारण करने में, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में थोड़े कम ग्रेड आते हैं, तो ये डिसलेक्सिया हो सकता है। लेकिन हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं डिस्फेजिया, मतलब बोलने संबंधी विकृति। तो ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि वो बोल नहीं पाता है या कम्युनिकेट नहीं कर पाता है लोगों के साथ, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? BF स्किनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा 2 की छात्र षष्ठी को अध्यापिका के मूल गणित विषय के सवाल करवाए। मतलब एक लड़की है, इसका नाम षष्ठी है, उसकी क्लास टीचर ने उसे, मतलब उसकी जो टीचर है, उसने उसे कुछ मैथ के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। ये अधिगम का कौन सा प्रकार है? मतलब कि उसे क्लास में मैथमेटिक पढ़ाई गई, अब उसने उस जो मैथमेटिक है उसका यूज़ अपने रियल लाइफ में किया, कि जब उससे जो दुकानदार था, शॉपकीपर था, वो गलत तरीके से पैसों को ऐड कर रहा था, या उसने गलत तरीके से पैसों को ऐड करके उसे वापस किया था, या ज़्यादा कर सकता है या फिर कम भी कर सकता है, तो उसने उसको ठीक किया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, इतने रुपए होंगे। तो ये किस प्रकार का अधिगम है? नकारात्मक अधिगम, सकारात्मक स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण या शून्य स्थानांतरण? तो ये कैसा? सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव चीज़ें तो हुई है यहाँ पे। अब नकारात्मक क्या है? कि जब हम कोई एक चीज़ जो हमारी सीखी हुई होती है वो दूसरी परिस्थिति में हमें क्या करे? प्रॉब्लम करे, बाधा उत्पन्न करे, तो वो नकारात्मक स्थानांतरण होता है। शून्य स्थानांतरण क्या होता है? कि कोई एक चीज़ सीखी हुई है, दूसरी चीज़ में हमें वो कॉन्सेप्ट में कुछ हेल्प ही नहीं कर रही है। सपोर्टेड हम प्लस सीख के गए थे, वहाँ पे कोई माइनस का क्वेश्चन आ गया, तो वो कहीं कुछ हेल्प ही नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो गया? शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में उस समय दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। मतलब एक व्यक्ति में एक ही समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? द्वंद्व, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट। ना तो वो कुंठा कहलाएगा, ना चिंता कहलाएगा, ना ही दबाव कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? पुनर्वलन मीन्स रीइंफोर्समेंट। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो ये कौन सा सिद्धांत है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। इसे हम मतलब रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत भी कहते हैं। ये किसने दिया था? BF स्किनर द्वारा दिया गया था। इसमें मतलब बच्चों को पुरस्कार देने और दंड देने दोनों की मतलब दोनों के क्या क्या बच्चों पे इफेक्ट पड़ते हैं उनकी बात की गई थी। ये उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैट के ऊपर किया था कि एक भूखी कैट को रखा था पिंजरे के अंदर और उसके सामने खाना रखा था, मतलब वो उसका उद्दीपक है। तो जो कैट थी वो उस उद्दीपक को देख के अनुक्रिया करती थी, और जो उसको एक पिंजरे में रखा गया था उसमें एक लीवर था, जब वो इधर उधर उछलती कूदती थी तो अगर वो उसका हाथ लीवर में पड़ जाता तो वो जो पिंजरे का डोर था वो खुल जाता और फटाफट जाके खाना खा लेती। तो ऐसा बहुत बार रिपीट किया गया और लास्ट में देखा कि जो उसकी जो मिस्टेक करने की जो प्रवृत्ति थी, मतलब जो वो गलती कर रही थी, वो धीरे धीरे कम होती गई। और लास्ट में क्या किया उसने? जैसे खाना देखा फटाफट गई, लीवर पे हाथ मारा, गेट खोला और खा लिया जाके। तो ये क्या थी? ट्राई एंड एरर थ्योरी। नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ये किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? डॉग पे किया था। ठीक है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत ये किसने दिया था? ये उन्होंने दिया था, ये बर्मानुस पे किया था। नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो किसी ने दिया था, नाम नहीं आता था मुझे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। आंतरिक अभिप्रेरणा होती है कि मतलब कि हम किसी बाह्य चीज़ की इच्छा में कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप के लिए काम कर रहे हैं। तो वो क्या कर रही है? माता पिता से उपहार प्राप्त करना चाह रही है। तो ये तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं है, ये तो बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वे टीवी देख सकती है। तो ये भी एक बाह्य अभिप्रेरणा है कि उसे टीवी देखनी है, तो ये भी नहीं हो सकता है।
इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। तो ये भी नहीं है क्योंकि वो एक इच्छा कर रही है कि मुझे फर्स्ट पोजीशन चाहिए। मेघा अपनी परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है कि वो किसी चीज़ का लालच नहीं कर रही है, उसे केवल और केवल लालच किसका है? जानकारियों को, अपनी नॉलेज को गेन करने का। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? थॉर्नडाइक ने भी किया था, अभी मैंने बताया था आपको, बिल्ली पे किया था। स्किनर ने भी किया है। नेक्स्ट है कोलबर्ग ने, हाँ वो जो मैं बताई थी बनमानुस वाला कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, वो किसने दिया था? कोलबर्ग ने दिया था। अब ये जो बेंजामिन ब्लूम है, इन्हीं ने कोई सा भी अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? उसकी बाहरी प्रेरणा को कम करना, उसकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देना, बच्चों के लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के लिए प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने को शामिल होने की जिज्ञासा को कम करना। तो उसका राइट आंसर क्या है? डी। हम केवल ये कहते रहे कि बेटा काम कर लो, काम करोगे तो तुम्हें पिटाई करेंगे, तुम्हें ये देंगे, तो वो क्या होता है? जिसकी आंतरिक अभिप्रेरणा है, उसकी जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। वो केवल उस काम को किस लिए करेगा? कि उसको कोई चीज़ मिले या फिर वो पिटाई से बच जाए। क्वेश्चन नंबर 22, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे, तो कितने घंटे हैं? 45 आवर्स। इसमें जो प्रिपरेटरी आवर्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, मतलब तैयारी के घंटे जो होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, ये तो उत्तम परीक्षण की एक विशेषता है। वैधता, ये भी होती है। वस्तुनिष्ठता, ये भी है। अभिक्षमता मतलब कि एप्टीट्यूड, तो ये कुछ भी इसकी विशेषता नहीं होती है उत्तम परीक्षण की, मतलब टेस्ट की। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम से मतलब क्या है? कि शिक्षा के केंद्र में कौन होगा? चाइल्ड होगा। कौन होगा? चाइल्ड होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा? अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु या वातावरण। तो जाहिर सी बात है कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा? बच्चा। क्वेश्चन नंबर 25, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्या सुन सकें, कक्ष में शिक्षक के व्यवहार के नोट्स ले सकें, कक्ष में अनुशासन बनाए रखें, या छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतरक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए करता है कि ताकि छात्रों और जो शिक्षक के बीच में जो भी अंतरक्रिया है उसमें क्या हो? उसे प्रोत्साहन मिले। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बिना किसी झिझक के आराम से टीचर से क्वेश्चन पूछ सके, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, है ना। तो इस तरीके का वो वातावरण बनाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सकता है, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध। तो उसका एक राइट आंसर क्या होगा? एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान। एनएफसी 2005 के अनुसार, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक, तानाशाह। तो कैसी होनी चाहिए? सुविधादाता, जो बच्चों को फैसिलिटेट करे, ठीक है। तानाशाह नहीं हो कि उस पर डिक्टेटरशिप चला रहा है कि तुम्हें ये करना है, ना ही उस पर अथॉरिटी दिखाए किसी तरीके की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए। देखो, बच्चों को किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट तो करना ही नहीं है, उनमें कोई टैग तो लगाना ही नहीं है कि तुम मंद बुद्धि हो, तुम प्रतिभाशाली बुद्धि वाले हो, तुम आगे बैठोगे, तुम पीछे बैठोगे, तुम क्लास से बाहर चले जाओगे। तो ऐसा तो कभी करना ही नहीं है। तो ये तो राइट आंसर नहीं होगा। उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारिक उपाय की आवश्यकता है, ये एक बार को हो सकता है, बाद में देखेंगे इसको। सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादित जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। तो इसका एकदम बेस्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 29, इसमें मैचिंग करनी है। देखो पहला है समीपस्थ दूरामुखी दिशा, मतलब कि इसे क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल डिस्टल कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो प्रॉक्सिमल डिस्टल हमें पता है कहाँ से कहाँ तक चलता है। प्रॉक्सिमल डिस्टल चलता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मतलब शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। सिर्फ पदाभिमुख शिक्षा, मतलब कि सिफेलोकॉर्डल, तो सिफेलोकॉर्डल कहाँ से कहाँ तक चलता है, सिर से पैर की ओर। अंत व्यक्तित्व भिन्नताएं, तो ये कैसी होती हैं, ये कैसी होती है, विभिन्न बच्चों में विभिन्न दर से बढ़ते हैं। और अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता ये कैसी होती है, किसी एक बच्चे के विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होती है। तो ये होता है इंटरपर्सनल, ये होता है इंट्रापर्सनल। तो इंट्रा का मतलब क्या होता है, खुद ही से होता है, किससे होता है, खुद ही से होता है। तो उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारे पहले का डी था, दूसरे का 1 था, तीसरे का अंतर व्यक्तित्व का था विभिन्न बच्चों से, अंतरा मतलब कि इंटर अपने आप की बात होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 30, विकास डैश से डैश की ओर चलता है, सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान। तो किसकी ओर चलता है, सामान्य से विशिष्ट। देखो जटिल से कठिन ये तो दोनों ही सिनोनियम हो गए, ये तो कोई है ही नहीं सिद्धांत। विशिष्ट से सामान्य ये उल्टा हो गया, पहले हम समान चीज़ें सीखते हैं फिर हम विशिष्ट चीज़ें सीखते हैं। पहले हम उछलना कूदना सीख लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, राइट करना सीखते हैं। ठीक है, एक बच्चा पैदा होते ही राइट नहीं कर सकता, उसे बहुत सारा साल लग जाते हैं राइट करने के लिए। ठीक है, लेकिन बच्चा 6-7 महीनों के अंदर अपने हाथ पैर फेंकना शुरू कर देता है। साधारण से आसान ये तो कोई सिद्धांत है ही नहीं। अब आप लोग जरूर बताइएगा कि आपकी इस क्लास में 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपना CTP का नेक्स्ट जो सेट है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे। अच्छे से रीड के पेपर की प्रिपरेशन कीजिए।